हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे वन के क्विज सेक्शन के बारे में। सो आई होप कि आपने डे वन का मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। इसमें हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखा हुआ था। और अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्विज के बारे में। तो डे वन की जितनी भी क्विज है 17 की 17 क्विज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि हाँ, आपने पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी कराया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ आपको और ना आपको कोई कुछ कह पाएगा। तो समझ रहे हो? तो जाके आज शाम को 1-2 घंटा दो और आराम से इसको जो है कंप्लीट करो। डे वन मेरे साथ साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर आप कुछ ना कर पाओ। ठीक है? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्विज सेक्शन के बारे में। जल्दी से चालू करते हैं अपना क्विज सेक्शन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है? तो यहाँ पे सो कॉल्ड मैंने पीपीटी बना रखी है अपने हाथों से। कसम से पहली बार पीपीटीज बना रहा हूँ आप लोग के लिए। खुद के लिए कभी नहीं बनाई वैसे। तो हम लोग डे वन के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 2 है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्फिटिक्यू पाइथन। ये इन्फिटिक्यू याद रखना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। फिर यूथ नेशन कोड है, तो भाई हमारे चैनल का नाम है ही है। ठीक है? जस्ट बोल दिया ताकि आपको चैनल का नाम याद रहे। बात करते हैं कंटेंट की, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो क्विज 1 to 5 जो है हम लोग का पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्विज नंबर 6 to 10 को सॉल्व करेंगे। फिर क्विज नंबर 11 to 15 को सॉल्व करेंगे और फिर क्विज नंबर 16 एंड 17 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने कह सकते हो कि यहाँ पे कठिनाई जो है यहाँ पे 1 to 5 की सबसे आसान है, फिर 6 और 10 की उससे ज़्यादा है, 11 to 15 की उससे ज़्यादा, और 16 17 सबसे ज़्यादा कठिन है। तो इन चारों को पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे करना है। देखो वहाँ इन्फिनिटी में भाई जिसको सिर्फ टिक लगाना होता है ना, वो बंदा क्या करता है, वो सीधा का सीधा इनमें से तुक्का मार देता है 4 में और जो भी सही हो जाए सबमिट कर देता है उसे। हम लोग समझ के करेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या आते हैं सबसे पहले अपने पहले क्विज पे। तो हमसे क्या कह रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास होती है एक डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट होते हैं उस डिज़ाइन को कॉपी करके कई चीज़ें जो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कितने दिख रहे हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर ये हमारे 9 क्या है यहाँ पे, कह सकते हो बॉटल के ढक्कन है। तो बॉटल के ढक्कन का एक डिज़ाइन बना होगा। ठीक है? अब उस डिज़ाइन को देखते हुए हम लोगों ने कैसा ढक्कन बना दिया हमारे सामने रखे हैं। फिर ये हमारी मार्कर क्लास है। यहाँ पे मार्कर क्लास के अंदर एक खूब सारे ऑब्जेक्ट बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 जो है वो क्या है, मार्कर हैं। अलग अलग मार्कर, और इनकी क्या कौन सी क्लास होगी, मार्कर क्लास होगी। मार्कर की डिज़ाइन एक होगी, अब उससे अलग अलग रंग के बना दिए हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कितने ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो 7 + 9 कितना होगा, 16 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। समझ गए? आई होप कि क्विज वन तो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। हमसे अब क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कितने टाइप के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने टाइप के। जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 3 6 3 9, 9 आपके बोतल के ढक्कन है और 3 3 6 3 7, 7 आपके यहाँ पे मार्कर है। बट अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा है आप टोटल कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो, और पूछा कितने टाइप के ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। ठीक है, ढक्कन का। और ये रहा हमारा दूसरा टाइप। दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट है हमारे मार्कर। तो हम यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पहला ढक्कन और दूसरा मार्कर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है? तो ये 1 और 2 सबसे आसान थे। फिर थर्ड पे आते हैं। हमसे क्या 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 साउंड जो हम सुनते हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट है। तो आप सोचो कि क्या इसके एट्रीब्यूट्स और पॉसिबल हैं, क्या साउंड के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो आप ही सोचो साउंड के और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। कि साउंड हो सकता है किसी का तेज हो, किसी का धीमे हो, तो ऐसा। ठीक है? तो हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, कि हाँ भाई साउंड भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कोई बंदा तेज बोल रहा है, कोई बंदा धीमे बोल रहा है, कोई बंदा बहुत पतली आवाज में बोल रहा है, कोई बंदा बहुत मोटी आवाज में बोल रहा है। तो इसके अलग अलग हमें हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। हाँ ये तेज आवाज बोलने वाला बंदा है, ये धीमी आवाज बोलने वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट हमारा पतली आवाज में बोलता है, वाली आवाज में मोटी आवाज में बोलता है। ठीक है? तो इसका आंसर होगा यस। नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्या लाइट एक ऑब्जेक्ट है। जो रोशनी पड़ रही है, देखो रोशनी पड़ रही है तो मेरा काला वाला मुंह जो है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि हाँ मैं कुछ हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल कैमरा में इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है? जो लाइट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल लाइट एक ऑब्जेक्ट है। लाइट क्यों ऑब्जेक्ट है, इसका रीजन हम लोग अभी जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लाइट एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि लाइट में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इसकी पिच होगी, इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। और भाई हर एक लाइट की पिच, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सेम तो नहीं होती। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लाइट में डिफरेंस होगा। और इसका बिहेवियर भी है भाई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट मारती हैं, कुछ ट्रांसमिट करती हैं, तो अलग अलग अपना सीन है। समझ रहे हो? तो लाइट एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है, यस है। समझ गए होगा? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है इनमें से स्टेटमेंट को करेक्टली चूज करें और बताएं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो पहले देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट, जो कि एम्प्लॉय आईडी को पहले ही सेट कर देगा नन।
फिर एलिजिबिलिटी नाम का हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है जो कि चेक करेगा कि अगर एम्प्लॉय आईडी अगर 9,000 से बड़ी है और कम है 10,000 से तो एम्प्लॉय को क्या होगा, कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे, अगर ऐसा नहीं तो एम्प्लॉय को एलिजिबल नहीं है, उसको स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर EMP1 नाम की मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी आईडी को मैंने सेट कर दिया 10,000, मान लो हमने ऐसे सेट कर दिया। फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो, तो इसके हिसाब से देखो तो इसकी अगर एम्प्लॉय आईडी 10,000 है तो इसका तो काम हो गया, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब इसको स्पेशल बेनिफिट मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने दूसरा एम्प्लॉय 2 बनाया और एम्प्लॉय 2 की आईडी हमने कर दी 4500। जब इसकी आईडी 4500 हमने कर दी है भाई, तो ये बताओ क्या इसकी ये एलिजिबल होगा वो गिफ्ट पाने के लिए, बेचारा इसको जो है गिफ्ट नहीं मिलेगा और ये गिफ्ट लूट ले जाएगा एम्प्लॉय 1। तो ये था हमारा टोटल क्लास का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो आपको यहाँ पे दिखा। अब गंदगी मैंने यहाँ पे ज़्यादा मचा दी तो इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या है, तो इसको समझते हैं। अब हम समझ जाएंगे क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल क्रिएट होगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के लिए क्या एक ही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी में नन पड़ा हुआ है, इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जब उस क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेगा, मतलब जो क्लास से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा तो उसके लिए स्पेशली अलग अलग बनेंगे एम्प्लॉय आईडी। मतलब जो EMP1 का एम्प्लॉय आईडी है वो पहली बार बनेगा जब EMP1 के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, और जैसे ही हम EMP2 के बारे में बात कर रहे होंगे तो इस बात की गारंटी नहीं कि ये जो है सेम बनेगा, ये अलग बनता है हमेशा, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने दोबारा क्लास को बुलाया है। जितनी बार क्लास को बुलाओगे उतनी बार सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें नन वैल्यू पड़ी होगी। तो EMP1 के लिए अलग बनेगा, EMP2 के लिए अलग बनेगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा पहले ही गलत हो गया। फिर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। देयर विल बी 2 एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल, 1 फॉर EMP1 एंड 1 फॉर EMP2। बिल्कुल सही बात है, EMP1 और EMP2 दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग बनेंगे हमारे क्या, एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल, जिनकी वैल्यू होगी नन। और जब तक हम उसको चेंज नहीं कर देंगे, यहाँ पे आके देखो यहाँ पे चेंज करा है, जब तक हमने चेंज नहीं करा है इस लाइन तक उसकी वैल्यू है क्या होगी, नन होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। फिर जब चेक एलिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे EMP1 में, तो जो सेल्फ है रिफर करेगा EMP1 को। तो आप ही बताओ सेल्फ किसको रिफर करेगा, जो उस समय पे जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। क्या कह रहे हैं, जब आप चेक एलिजिबिलिटी फंक्शन को बुलाएंगे EMP1 ऑब्जेक्ट में तो सेल्फ क्या EMP1 को रिफर करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट हमेशा उसी को, मतलब सेल्फ हमेशा उसी को रिफर करेगा जो उस समय का ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। तो अगर यहाँ पे EMP1 के बारे में बात हो रही है तो सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, EMP1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा EMP1 की एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू नन, EMP1 की एम्प्लॉय आईडी अगर बड़ी है 9,000 से, ऐसे चेक करेगा, समझ गए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं और यहाँ पे टिक लगा, ये सही रहा, ये सही रहा, ये गलत हो गया। फिर EMP2 में अगर हम चेक एलिजिबिलिटी फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी क्या, आप बताओ। जब हम यहाँ पे EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कॉल करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी कि नहीं, पहले देखते हैं। पहले यहाँ पे EMP2 इज इक्वल टू ये चला तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन हो गई। फिर इसने एम्प्लॉय वाली आईडी की वैल्यू 4500 कर दी, मतलब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे नन को काट दिया और यहाँ पे कर दिया 4500, ठीक है। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी जब कॉल होगी तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या हो गई, 4500 हो गई, किसके लिए, EMP2 के लिए। तो वो क्या कह रहा है, EMP2 में जब हम चेक एलिजिबिलिटी कॉल करेंगे तो क्या सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू नन होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, नन नहीं होगी, 4500 होगी। इस केस में हमसे बोल रहा है EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी जब इन्वोक करेंगे तो क्या लाइन 8 चलेगी, देख लेते हैं। तो चेक एलिजिबिलिटी कॉल हुई, हम लोग इधर आए, ठीक है। यहाँ देखा सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी कितनी है, 4500 है। तो 4500 बड़ा होता है 9,000 से, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ मिला हमें फॉल्स, तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ एल्स में आए, हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये लाइन कौन सी है, लाइन नंबर 8 है। इसका मतलब EMP2 डॉट चेक एलिजिबिलिटी कॉल करोगे, लाइन नंबर 8 जो है हमारी आने वाली है। तो हमारा ये क्या है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास दी गई, तो अब हम मान लेते हैं कि चलो हम लोग अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत समय लग रहा है। तो और OBJ इक्वल टू एग्जाम्पल 10, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बन गया OBJ नाम का एग्जाम्पल क्लास का, इसमें 10 वैल्यू पड़ी है। तो 10 यहाँ नम में गया और यहाँ पे OBJ के नम में क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके नम में वैल्यू आ गई 10। फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं obj डॉट गेट नम, तो obj डॉट गेट नम मतलब यहाँ पे आए और इसे रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट नम की वैल्यू। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू क्या है, 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। फिर obj डॉट सेट नम, अब उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है 15, तो सेट नम में गया, यहाँ पे वैल्यू आई कितनी, यहाँ पे वैल्यू आई 15, और सेल्फ डॉट नम की वैल्यू पहले 10 थी, अब क्या हो गई 15 हो गई। तो यहाँ पे 10 कट के कितनी हो गई, 15 हो गई,
ठीक है। ये हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट करो obj डॉट गेट नम। तो obj डॉट गेट नम यहाँ आए और यहाँ पे इसको प्रिंट करने का है, तो ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट नम। मतलब इस समय नम की वैल्यू क्या 15 है, तो नम की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो फिर 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 है तो ये तो गलत हो गया, 10 आएगा फिर 15 आएगा, तो ये वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे क्या कह रहा है, क्लास बनी है, क्लास को भी मत देखो, इधर आओ। ओबीजे को एग्जांपल 10, मतलब यहाँ पे सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये मैं सोचना सेम इक्वेशन है, सेम हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस है। ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो ओबीजे डॉट गेट नम, तो गेट नम पे आए और ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो ओबीजे डॉट गेट नम, तो हमें सेल्फ डॉट नम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। 10 है तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर इस लाइन पे लाइन नंबर 12 पे हमसे क्या कह रहा है, ओबीजे में सेट नम का दो 15, तो सेट नम पे गए, यहाँ पे आ गई वैल्यू 15 और नम इज इक्वल टू नम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डॉट नम को नहीं चेंज करा है, इसने नम नाम का वेरिएबल अलग से बनाया है, तो ये सेल्फ डॉट नम ये अलग है और ये नम यहाँ पे अलग है। ठीक है। ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो ओबीजे डॉट गेट नम, आप दोबारा गेट नम को यहाँ पे प्रिंट करो, तो गेट नम पे आए और सेल्फ डॉट नम की अभी भी वैल्यू 10 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 और 10। अगर यहाँ पे लिखा होता कि सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू 15, तब जाके सही चलता है, क्योंकि फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे अभी चेंज नहीं करी, हम लोग सीधा वैल्यू यहीं पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 आंसर आ गया। क्विज नंबर 8 पे आते हैं। इसका आउटपुट पूछ रहा है, क्लास बनी है, यहाँ पे आते हैं C1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर क्लास का। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमेशा इनिट हमेशा चल जाता है, तो इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। कस्टमर आईडी की वैल्यू यहाँ पे 100 पड़ी हुई है। ठीक है। ये हमसे कह रहा है प्रिंट करो C1 डॉट कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे C1 डॉट कस्टमर आईडी प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे क्लास के अंदर देखिएगा कहीं C1 की जगह क्या हो जाता है, क्लास के अंदर सेल्फ हो जाता है। देखिए क्लास के अंदर कहीं सेल्फ डॉट कस्ट आईडी लिखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो सिर्फ कस्ट आईडी लिखा है, सेल्फ तो नहीं लिखा है। अगर सेल्फ नहीं लगा है मतलब ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि इस लाइन में C1 डॉट कस्ट आईडी बोल रहा है। समझ गए। अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्फ डॉट कस्टमर आईडी को 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 100 आ जाता। अपने केस में क्या आएगी, अभी एरर आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम हमारे पास क्वेश्चन है, C1 इक्वल टू कस्टमर है। ठीक है। हमारी कस्टमर इनिट में सेल्फ डॉट आईडी, मतलब C1, सेल्फ का मतलब क्या है, करंट कॉलम ऑब्जेक्ट मतलब C1, सेल्फ यहाँ पे C1 है, तो C1 डॉट आईडी, C1 की आईडी कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है। अब ये प्रिंट करना चाहता है C1 की आईडी, अभी हमने देखा C1 की आईडी कितनी 100, तो यहाँ पे बोल रहा है C1 डॉट आईडी निकालो, मतलब क्लास के अंदर देखो, क्लास के अंदर क्या देखो, सेल्फ डॉट आईडी, क्या वैल्यू 100 पड़ी, आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। समझ गए। फिर नंबर 10 पे आओ, सेम क्लास बनी है, C1 इक्वल टू कस्टमर 200, अभी 200 गया यहाँ पे उठ के आईडी के पास, आईडी से यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 100 हो गया, तो आईडी में वैल्यू 200 गई और यहाँ पे आईडी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। मतलब ये आईडी जो है और इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जिसका भी लेना देना होता है वहाँ पे सेल्फ लगा होता है, यहाँ पे सेल्फ नहीं लगा है। प्रिंट करना चाहता है C1 डॉट आईडी, तो C1 डॉट आईडी प्रिंट करना है, तो क्लास के अंदर क्या ढूंढोगे, सेल्फ डॉट आईडी। सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गई, एरर आ गई। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, सेम क्लास बना है, C1 इक्वल टू कस्टमर 200, 200 उठ के गया, ID1 में 200 आके सेव हो गया। फिर ये क्या बोल रहा है कि सेल्फ डॉट आईडी में ID1 रख दो, मतलब ID1 की जो वैल्यू थी वो आके यहाँ पे सेल्फ डॉट आईडी पे रख दी, तो सेल्फ डॉट आईडी पे हमारा क्या आ गया, 200 आ गया। ये हमसे प्रिंट करने को कह रहा है C1 डॉट ID1, तो C1 डॉट ID1 का मतलब क्लास के अंदर क्या देखोगे, सेल्फ डॉट ID1, तो सेल्फ डॉट ID1 कहीं लिखा है क्या, सेल्फ डॉट ID लिखा है, बट सेल्फ डॉट ID1 कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो अभी भी क्या आएगी, एरर आएगी। समझ रहे हो। यहाँ पे अगर सेल्फ C1 डॉट आईडी बोलता है, ये इतना बोलता है, ये अगर मान लीजिए हटा देते तो हमारा आंसर क्या आता, C1 डॉट आईडी ढूंढा, तो अंदर आता सेल्फ डॉट आईडी ढूंढना, यहाँ पे इसको क्या मिल गया, ये वैल्यू ID1 के बराबर है, मतलब 200 के बराबर है, तो इसका आंसर आया था 200। तो अपने केस में यहाँ पे क्या लगा है, अपने केस में यहाँ पे ID1 मांग रहा है, जो कि वेरिएबल कहीं बना ही नहीं है, सेल्फ डॉट आईडी बना है, सेल्फ डॉट ID1 पूछ रहा है। सेम क्लास C1 को कस्टमर 200 पास करा, 200 ID1 पे गया, फिर ID1 में वैल्यू सेल्फ डॉट आईडी में कितनी वैल्यू आ गई, सेल्फ डॉट आईडी में वैल्यू आ गई 200। अब इतना समझ में आया। फिर क्या प्रिंट करने का है, C1 डॉट आईडी, C1 डॉट आईडी प्रिंट करना है, मतलब क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा होना चाहिए। देखो सेल्फ डॉट आईडी कहीं लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, 200 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 200 आ गया। मतलब आसान है, ऐसी लाइन से देख देख के करना होता है। हमारे क्लास बुक नाम की क्लास है, तो ये समझना है। देखो माय फेवरेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने बुक क्लास का, फिर अपनी बुक का जो टाइटल है वो रख दिया हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग। फिर हम लोगों ने, ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्ट, फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे योर फेवरेट का, और योर फेवरेट नाम का ऑब्जेक्ट बना के उसका टाइटल रख दिया लर्न पाइथन द हार्ड वे, और इसका दिया हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमसे क्या कह रहा है कि माई फेवरेट डॉट टाइटल, मेरी फेवरेट का टाइटल जो पहले हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग था, उसको हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग ना रख के अब उसको क्या कर दो, उसे कर दो लर्निंग पाइथन। ठीक है। तो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट माई फेवरेट इज, तो कह रहा है माई फेवरेट डॉट टाइटल, इसका मतलब हमारा क्या प्रिंट होगा, माई फेवरेट इज, और माई फेवरेट का टाइटल क्या है,
लर्निंग पाइथन है। पहले हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग था, मगर बाद में हमने इसकी वैल्यू क्या करी, अपडेट कर दी इसकी वैल्यू। देखो माय फेवरेट टाइटल की वैल्यू हेड फर्स्ट प्रोग्रामिंग थी, और अब क्या है, माय फेवरेट टाइटल की वैल्यू लर्निंग पाइथन है। तो माय फेवरेट इज, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, लर्निंग पाइथन। तो हमारा क्या आ जाएगा, माय फेवरेट इज लर्निंग पाइथन। फिर अगली लाइन क्या प्रिंट होगी, योर्स इज योर फेवरेट टाइटल। और योर का फेवरेट टाइटल क्या है, योर का फेवरेट टाइटल हमारा है लर्न पाइथन द हार्ड वे। तो हमारे दो दो आ जाएंगे यहाँ पे आंसर। तो आ जाएगा माय फेवरेट इज लर्निंग पाइथन, और दूसरा योर इज लर्न पाइथन द हार्ड वे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमसे कह रहा है कि लाइन नंबर 12 पे हम क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम ऐसा क्या लिख दें तद्दा कि हमारा आंसर 6 आ जाए। समझ रहा हूँ। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये क्लास है, हम लोगों ने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया एग्जाम्पल क्लास का, इनिट अपने मन से चल जाएगा, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है। ये कह रहा है ओबीजे डॉट सेट नम 6, मतलब हम लोग सेट नम नाम के फंक्शन कॉल करेंगे और वहाँ पे 6 पास करें। सेट नम में 6 मतलब नम की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या पास हुई है, बाहर से 6 हुई है। अंदर है सेल्फ डॉट नम जिसमें 5 पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है, अपडेट होकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। मतलब अब ये जो वैल्यू है 6 उठ के सेल्फ डॉट नम में हो गई। ठीक है। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि आंसर 6 आ जाए। तो सीधी सी बात है, आंसर 6 हमें चाहिए, तो हम सेल्फ डॉट नम की वैल्यू को प्रिंट करा दें। यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। बट क्या प्रिंट करना सही है, यहाँ पे हम लोग को गेटर यहाँ पे मेथड मिला, मतलब ये हमें वैल्यू डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हमें सेल्फ डॉट नम की वैल्यू रिटर्न करना हो। तो यहाँ पे ये कर रहा है, तो क्यों ना हम इस फंक्शन को ही कॉल कर लें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट गेट नम, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, ओबीजे डॉट गेट नम, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, लाइन नंबर 9 पे क्या लिखें, तो आंसर जो है लाइन 13 पे आ जाए 5। ओहो, मतलब लाइन 13 पे हमें इसका आंसर कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखें कि आंसर इस लाइन पे 5 आ जाए। तो देख लेते हैं कि हमारी क्लास बनी है। देखो क्लास को शुरुआत में पढ़ोगे समय बर्बाद होगा। ओबीजे कोड एग्जाम्पल, हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम, आप पहले ऑब्जेक्ट बनाए तो पहले यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट के नम में वैल्यू कितनी आ जाएगी, नन। तो यहाँ पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट, सेट डॉट नम की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई। फिर ऑब्जेक्ट डॉट सेट नम की वैल्यू 10 है, मतलब सेट नम 10 पास कर रहा है। सेट नम पे गए, यहाँ पे नम की कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 10। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नम जिसमें नन पड़ा हुआ था, कुछ नहीं पड़ा हुआ था, अब वहाँ पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। तो ये 10 उठा और सेल्फ डॉट नम में जाके सेव हो गया। सेल्फ डॉट नम की वैल्यू पहले नन थी, अब क्या है 10 हो गई। फिर हमसे कह रहा है कि प्रिंट करो ओबीजे डॉट चेंज नम, तो इसे ओबीजे डॉट चेंज नम को प्रिंट करना है। अच्छा, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे 5 को प्रिंट करना है। तो 5 को प्रिंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 10 है, तो अगर हम यहाँ पे ये रिटर्न भी कर रहा है सेल्फ डॉट नम को, तो ये अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो ये रिटर्न कर देगा 10, और 10 तो हमें आंसर चाहिए नहीं क्योंकि हमें चाहिए आंसर 5। तो या तो हम 10 का आधा कर दें, या फिर यहाँ पे अपने तरफ से लिख दें, क्या लिखें कि सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कर दो 5। तो हम लोगों ने वही करा है, यहाँ पे लिख देंगे अगर हम सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कर दो 5, मतलब हम यहाँ पे अपडेट कर दें इसकी वैल्यू 10 से, इसको दोबारा 5 बना दें, और जब ये फिर दोबारा रिटर्न करेगा तो अब पक्की बात है कि 5 ही रिटर्न करेगा। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रख लेते हैं, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हमारे पास ये क्लास बनी हुई है। ठीक है। डैम 1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और चलो पहले उसको तो पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। उसको आंसर चाहिए डैम नेम एबीसी डैम और डैम लेंथ 3.5, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करने होंगे। क्या होगा, देखो डैम 1 इज इक्वल टू डैम एबीसी डैम 3.5। तो यहाँ पे हमने डैम क्लास बनाई, इसमें एबीसी डैम हमने भेजा, तो सेल्फ डॉट नेम क्या हो गया, एबीसी डैम, और 3.5 जाके कहाँ से हो गया, लेंथ में से हो गया। फिर हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट नेम जो है नेम हो जाएगा, मतलब डैम 1 का नाम क्या हो जाएगा, एबीसी डैम, और डैम 1 की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, मतलब अब 3.5 हो जाएगी। ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, क्या प्रिंट करो, डैम नेम, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, डैम नेम। ठीक है। वो कह रहे हैं डैम 1 डॉट नेम, तो आप सभी जानते हो कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल प्राइवेट है, मतलब 2 अंडरस्कोर लगे हैं, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे गेट लेंथ नाम का या फिर गेट नेम नाम का यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे डैम 1 के अंदर क्या नेम नाम का कोई वेरिएबल है, पहले चेक करो। तो डैम के अंदर यहाँ पे ये नेम नाम का वेरिएबल है, मगर ये प्राइवेट तो नहीं, यहाँ पे प्राइवेट दिखा रहा है। ये देखो ये प्राइवेट दिखा रहा है, बट यहाँ पे प्राइवेट नहीं है। तो अगर हमें ये लाइन सही करनी है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ हटा दें, ऐसे ये हटा दिए, डैम 1 का यहाँ पे सीधा डॉट नेम, अगर हम डैम 1 डॉट नेम बोल दें यहाँ पे, तो अभी सही हो जाएगा, ये सीधा इसको उठा लेगा। तो हम लोग को चेंज लाइन नंबर 9 को चेंज करके क्या करना पड़ेगा कि डैम प्रिंट डैम नेम और डैम 1 डॉट नेम, ना कि डैम 1 डॉट अंडरस्कोर नेम। समझ गए। फिर यहाँ पे आते हैं डैम लेंथ क्या होगी, डैम 1 डॉट लेंथ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डैम 1 डॉट लेंथ, तो ऐसे करेंगे क्या, लेंथ के नाम का कोई वेरिएबल है,
देखो लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, अंडरस्कोर भी लगा है। बट अगर ये प्राइवेट है तो इसको क्लास के बाहर तो हम लोग उठा ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट लेंथ नाम का फंक्शन बुलाना पड़ेगा इसको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है जो हमें रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट लेंथ को। तो हमें ये क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट लेंथ की वैल्यू। हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन नंबर 10 को यहाँ पे चेंज कर देंगे डैम लेंथ, डैम वन डॉट गेट लेंथ फंक्शन को बुला लेंगे सीधा, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेंगे और यहाँ पे फंक्शन को बुला लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने कुछ सेंसिंग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमारी क्लास टेबल है, ये बड़ी सी टेबल है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या है, डाइनिंग टेबल नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने टेबल क्लास के यहाँ पकड़ा दी। तो डाइनिंग टेबल के लेग कितने हो गए, 4 हो गए, ग्लास टॉप उसका नन हो गया, वुडन टॉप उसका नन हो गया। ये पहले से मतलब इनिट तो अपने मन से चलता है जैसे हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, रेट इज इक्वल टू डाइनिंग टेबल, ये कह रहा है डाइनिंग टेबल में एक आइडेंटिफाई रेट नाम का फंक्शन है, वहाँ पे ट्रू वैल्यू भेज दो, फॉल्स भेज दो। डाइनिंग टेबल मतलब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम लोग आइडेंटिफाई रेट को कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पे आए और यहाँ पे ट्रू जो है वो उठ के यहाँ पे चला जाएगा हमारा ग्लास टॉप पे, और यहाँ फॉल्स जो है उठ के चला जाएगा वुडन टॉप पे। तो ग्लास टॉप पे हो गया ट्रू, वुडन पे हो गया फॉल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट असाइन डेटा, असाइन डेटा नाम के फंक्शन पे इसने हमें भेज दिया और ये कह रहा है ग्लास टॉप और वुडन टॉप भेज दो। मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू चली गई, ये वाली ग्लास टॉप वैल्यू हो गई ट्रू और वुडन टॉप की वैल्यू हो गई फॉल्स हो गई। यहाँ पे सेल्फ डॉट ग्लास टॉप की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर ग्लास टॉप है ये क्या है, कि ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये जो ऊपर नन सेव थे तो इनकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट करनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, यहाँ आ जाएगी वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे वुडन टॉप में क्या आ जाएगी वैल्यू, फॉल्स आ जाएगी। फिर यहाँ ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब वापस आए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लास टॉप क्या ट्रू है क्या, देखो क्या ग्लास टॉप ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसकी जगह रेट क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अगर ये इफ एक बार चल गया तो ना तो ये एलिफ चलेगा ना तो ये एल्स चलेगा, रिटर्न क्या कर देगा 20,000, 20,000 वापस आया, उसको हम लोगों ने रेट में जाके सेव कर दिया और आखिर में हम आके प्रिंट कर देंगे यहाँ पे रेट को, तो रेट हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 20,000, समझ गया। तो यहाँ पे ये सारी कुछ आसान थी, मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा कठिन था जो आपको ना आया हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है जो हमें अलाउ करती है कि हम डेटा को एक साथ क्लब कर सकें और सारे बिहेवियर्स को एक साथ रख सकें, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। ये बहुत ज़्यादा आसान होगी ताकि हम इसमें रियल लाइफ सिनेरियो पे कोडिंग कर सकें, उसमें बहुत ज़्यादा आराम देगी। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड के एंटिटीज होती है, रियल वर्ल्ड हम उसको देख सकते हैं, क्लास एक डिज़ाइन होती है। क्लास जो है सिर्फ क्लासिफिकेशन है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लास जो है डिस्क्रिप्शन है एट्रीब्यूट्स का और बिहेवियर्स का जो ऑब्जेक्ट उस क्लासिफिकेशन में होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब जो उसको पजेस करते हैं, उस प्रॉपर्टीज को पजेस करते हैं, उसका ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी निकालनी है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्लास के पास चले जाओ, समझ रहे हो। मतलब ये आपको बता देगा कि हाँ उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या खासियत है, उसकी एक नाक है, उसके 2 मुंह हैं, ये फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है। एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट होते हैं एक स्पेशल फंक्शन में, उन्हें इनिट कहते हैं। तो इनिट हमेशा कंस्ट्रक्टर हमारा कहा जाता है, हमेशा चालू हो जाता है जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे फंक्शन होते हैं हमारे क्लास के अंदर उसे हम लोग मेथड बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्लास नेम का यूज़ करके, और ऑब्जेक्ट लिटरल का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा ऑब्जेक्ट लिटरल क्या है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लियो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट करे जाते हैं रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम, इस तरह से जैसे कि हमने देखा था कि obj1 डॉट नेम इज इक्वल टू आदर्श, इस तरह से लिखा हो तो हमारा जो है क्या होता है, एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाता है। फिर बिहेवियर अगर क्रिएट करना है तो फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर, जिसमें स्पेशल पैरामीटर होगा सेल्फ, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो यहाँ पे यूनिट के अंदर सेल्फ है, असाइन डेटा के अंदर सेल्फ है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है कोई भी आपका फंक्शन तो वहाँ पे सेल्फ होना जरूरी है, समझ गए। तो यही कुछ पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप कि आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लोगे, और बाकी यहाँ नहीं पढ़ोगे तो एनपीटीक्यू में तो वहाँ तो पढ़ने ही पड़ेंगे भाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डे 1 को इतनी अच्छी तरीके से इतनी शिद्दत से पढ़ें ताकि पूरी कायनात आपको उस कॉन्सेप्ट समझाने में मदद करे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्विज देख ली है। अब हम लोग जो है आगे आने वाले वीडियोस में एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, उसका असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हम लोग का डे 1 खत्म होगा हम लोग डे 2 में चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरे साथ साथ चल रहे होगे अभी तक। अगर नहीं हो तो आज के दिन ही तुरंत वीडियो बंद करके तुरंत एनपीटीक्यू पे जाओ और अच्छे से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर, कुछ ना है तो हमसे तुरंत पूछ लेना, आधे घंटे के अंदर रिप्लाई देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है।